काजल गांव की लड़की थी। उसकी शादी भी गांव में शंकर नाम के लड़के से हुई थी। काजल की सास आशा बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, पर शायद शंकर काजल को पसंद नहीं करता था, इसलिए हमेशा उसे भला बुरा कहा करता था। ऐसे ही एक दिन जब काजल सुबह की चाय लेकर शंकर के पास जाती है, तो शंकर उस पर नाराज होने लगता है। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है, अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर। क्यों तू हमेशा मेरा दिन खराब करने पर लगी रहती है? पर मैं तो आपकी सुबह की चाय लेकर आई थी, बिना चाय भी आपकी आँख नहीं खुलती। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, मेरी सुबह की चाय माँ के हाथ से भिजवा दिया कर। तो फिर क्यों आती है खुद चाय लेकर? तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मनहूस चेहरा लेकर मत आया कर। अब चल निकल यहाँ से और जाकर नाश्ता लगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शंकर के डांटने पर काजल रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाने लगती है। ये सब देखकर आशा को बहुत दुख होता है और वो शंकर पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। शंकर बेटा, ये सब क्या है? तू मेरी मासूम बहू को हर समय क्यों कोसता और डांटता रहता है? माँ, जिसे आप मासूम कह रही हो वो लड़की मासूम नहीं, मेरी जिंदगी के लिए अभिशाप है। मैं इस लड़की को नापसंद करता हूँ, पर फिर भी ये मेरे सामने आती रहती है। अरे आखिर तू होता कौन है मेरी बहू को नापसंद करने वाला? भूल मत, मेरी बहू मेरे परिवार के लिए लक्ष्मी है। जब से वो इस घर में आई है, हमारी खेती किसानी में कितनी उन्नति हुई है। हमारे पास कहाँ पहले छोटा सा घर था, पर आज हमारे पास ऐसे ना जाने कितने घर और खेत हो चुके हैं। माँ, ये आपका अच्छा भाग्य लेकर आई है, मेरा नहीं। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह से शंकर नाराज होकर ऑफिस चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसका दोस्त 2 दिन बाद ऑफिस आया है और आज बहुत खुश है। क्या बात है भाई, 2 दिन तू ऑफिस नहीं आया और आज बड़ा खुश है? जब अपनी पसंद की लड़की से शादी होती है तो चेहरे पर खुशी अपने आप नजर आती है। वैसे मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ, कुछ दिन बाद मेरी शादी है शहर में। तू भी आना, सबको कार्ड दिया है। मेरे दोस्त की शादी और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? इस तरह से शंकर अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। शंकर को शहर जाता देख काजल शंकर से सवाल करती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं भी जाऊँ, तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ, चल निकल यहाँ से। एक बार फिर इसी तरह शंकर काजल का अपमान करता है और वहाँ से चला जाता है। ये अपमान काजल बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है। बहू, तू रोती क्यों है? भगवान सब देख रहा है। जिस तरह से आज तू रो रही है ना, ऐसे ही एक दिन मेरा बेटा भी रोएगा। माँ जी, ऐसा मत कहो। भगवान न करे कभी उनकी आंखों में आंसू आए, और ये आंसू मुझे शंकर की तरफ से नहीं मिल रहे, बल्कि भगवान की तरफ से मिल रहे। मेरी शादी को कितने साल हो गए, पर अब तक मैं एक बच्चा नहीं दे पाई। शायद इसी वजह से शंकर जी हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं कहते बहू। काजल की बातें सुनकर आशा उसे दिलासा देती है, तो वहीं दूसरी ओर शंकर अपने दोस्त की शादी को खूब एंजॉय करता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त की बीवी की फ्रेंड नैना से होती है। नैना शहर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। नैना को देखते ही शंकर को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो जाकर नैना को अपनी दिल की बात कह डालता है। एक्सक्यूज मी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता चला है कि तुम दुल्हन की फ्रेंड हो। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मुझे भी पता है कि तुम दूल्हे के दोस्त हो और मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, और ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे सब देते हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मेरी आंखों में ही नजर आ जाएगा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो आई लव यू बोलकर लड़कियों को छोड़ देते हैं, बल्कि मैं उन लड़कों में से हूँ जो आई लव यू बोलकर 7 जन्म का रिश्ता बांध लेते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। शंकर की ये बात सुनकर नैना शर्मा जाती है। अब शंकर हमेशा उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। कभी वो उसको सोने का हार देता, तो कभी डायमंड की रिंग। ये सब देखकर नैना को शंकर के प्यार पर विश्वास हो जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। तुम जैसा लड़का ना मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी और मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। अब बहुत जल्द शंकर नैना से शादी कर लेता है और उसे अपने गांव लेकर जाता है। अब जैसे ही शंकर नैना के साथ घर आता है, काजल अपनी सौतन को देखकर घबरा जाती है और आशा अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। बेशरम कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने की? शंकर,
क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? अगर सच में तुम्हारी पहले से कोई पत्नी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? नैना, मैं काजल से प्यार नहीं करता और ना ही उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। ये शादी मेरे स्वर्गवासी पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम काजल से ही पूछ सकती हो। शंकर बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो उन्होंने मुझसे शादी की। अगर मुझसे प्यार किया होता तो वो कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचते। अगर सच में शंकर तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो तुम कोई मायने नहीं रखती इस घर में। मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ही करवाएगी, और जब तक तुम मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाओगी मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली। नैना की बात सुनकर काजल खुद को नहीं संभाल पाती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नैना भी अपनी जिद पर अड़ी होती है। नैना, आखिर तुम कब तक बाहर खड़ी रहोगी? अब अंदर भी चलो। मैंने कह दिया ना कि जब तक मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन के हाथों से नहीं होता मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और अगर मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ने नहीं कराया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। नैना की यह बात सुनकर काजल हिम्मत बांधकर अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद नैना को विश्वास हो जाता है कि काजल की अहमियत घर में और शंकर की जिंदगी में नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नैना अपनी सौतन काजल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे अपनी सास के साथ घर से निकलवाने की सोचती है, और इसलिए जानबूझकर अपनी सास और अपनी सौतन को भला बुरा कहती है। तुम जैसे कूड़े कबाड़े जैसे लोगों को ना मैं इस घर में रहने देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहो। समझ आई बात? बेटा देख रहा है तू, तेरी बीवी किस तरह की नीच बातें कर रही है। उसने तेरी माँ और तेरी पहली बीवी को कूड़ा कबाड़ा कहा। माँ, तुम क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? शंकर जी बहुत हो गया आपका। जब तक आप मुझे भला बुरा कहते रहे मैं सुनती रही, पर कल की आई औरत मेरी सास को भला बुरा कहे, कूड़ा कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप शायद भूल गए हैं, आप एक नंबर के निठल्ले इंसान हैं जो 1 महीने नौकरी करता है और 1 महीने घर पर बैठ कर खाता है। पर ये घर मेरी माँ की मेहनत से चल रहा है। हम दोनों ने खेती करके इस घर को बनाया है। देख रहे हो शंकर, तुम्हारी ये बीवी किस तरह से रोब झाड़ रही है। शायद ये भूल चुकी है कि इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है, और ये घर भी तुम्हारे नाम पे है। इसे इसकी असली औकात दिखाओ और इन दोनों को इस घर से निकाल दो। नैना, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे और काजल से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप हमारे इस घर को छोड़कर चली जाओ और जाकर गेस्ट हाउस में रहो। अब मुझे आप दोनों से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना। शंकर की ये बात सुनकर अब आशा बिना कोई देरी करे अपनी बहू के साथ घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही साथ वो शंकर को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर जाती है। नैना अपनी सास विनीता और 10 साल की बेटी पिंकी और पति शिव के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहा करती थी। नैना और उसका ससुराल काफी गरीब था, पर शिव अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता कि वो अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे। इसलिए शिव ने कड़ी मेहनत करके खुद मिट्टी का कच्चा घर भी बनाया था। नैना, अब हमारा घर पूरी तरह से तैयार है। अब चाहे सर्दी आए या गर्मी, हम चारों इस घर में आराम से रह सकते हैं। पापा मानना पड़ेगा, आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। हाँ बेटा, अब तक का ये सबसे अच्छा घर है। बस बाढ़ के मौसम में हमारा घर बचा रह जाए। इस बार हमारा घर टूटे ना बस। माँ जी, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या शिव जी को काम पे भी जाने देंगे? आपको काम पे नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब मैं अपने परिवार वालों के साथ साथ रह पाता हूँ। अच्छा माँ, मैं काम पर जाता हूँ। शाम को जब घर आऊंगा तो फिर हम सब बैठकर एक साथ अपने इस छोटे से घर में बात करेंगे। इस तरह से शिव काम के लिए चला जाता है, लेकिन शाम को आते हुए शिव का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिव की मृत्यु के बाद नैना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? क्या पापा सच में हमसे बहुत दूर चले गए? क्या वो भी दादू की तरह स्टार बन गए हैं? हाँ बेटा, अब तेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे रहने का बंदोबस्त करके गए हैं और अब मैं और तेरी दादी ही तेरा ख्याल रखेंगे। तेरे पापा का सपना पूरा करेंगे, तुझे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। शिव की मृत्यु के बाद नैना और उसकी सास विनीता काम करना शुरू कर देती हैं।
दोनों सास बहू काफी मेहनत करती हैं और आखिरकार नैना गांव के मुखिया से बात करके पिंकी को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और हॉस्टल में उसका दाखिला करवा देती है। पिंकी तो अपनी दादी और माँ से दूर एक हॉस्टल में रह रही होती है, पर गांव में नैना और विनीता जो भी कमाती वो सारे पैसे पिंकी के पढ़ाई के लिए बचा लेती और बचे हुए पैसों से अपना घर चलाती। बहू, तूने पिंकी की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल दिए है ना? जानती है ना इस महीने की फीस भरनी है। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पिंकी की फीस के लिए अलग से ही पैसे निकाल के रख दिए थे और अब जो पैसे बचे हैं इन पैसों से इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से दोनों गरीब सास बहू मेहनत मजदूरी करके पिंकी को पढ़ाती लिखाती। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलती है और भारी वर्षा होती है, जिसमें नैना का मिट्टी से बना कच्चा घर टूट जाता है। माँ जी, इस तूफान ने तो हमारा घर ही छीन लिया हमसे। कितनी मेहनत और प्यार से उन्होंने इस घर को बनाया था, अब इस आंधी तूफान के कारण ये घर तो हमसे छिन गया है। अब हम गरीब सास बहू कहाँ रहेंगे? बहू, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अब हम सास बहू का क्या होगा। हमें तो शिव की तरह घर भी बनाना नहीं आता। इस तरह से दोनों सास बहू पूरी रात अपने घर के बाहर बिताती हैं। अगली सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं और विनीता से बात करते हैं। माँ जी, सरकार ने हम घर में शौचालय बनाने का बिल पास किया है। इस बिल में आपका भी नाम है, इसलिए आपके भी घर में शौचालय बनवाया जाएगा। आप हमें जगह बता दीजिए जहाँ आप शौचालय बनवाना चाहती हैं। बेटा, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है जहाँ हम शौचालय बनवा सके, और वैसे भी हमें शौचालय से ज्यादा तो घर की आवश्यकता है। कल रात को ही तेज आंधी तूफान आया था जिससे हमारा घर टूट गया। माँ जी, माफ करना, इससे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारा बिना समय खराब किए हमें जगह बता दीजिए ताकि कारीगर अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सके। सरकारी कर्मचारी की बात सुनकर नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और अभी हमें 4 दीवारी की जरूरत है। सरकार हमारे लिए जो शौचालय बनवाएगी वो बेहद मजबूत होगा, तो क्यों ना हम घर की जगह शौचालय बनवा लें। शौचालय बन जाने के बाद शौचालय को ढककर उसी में रहने लगेंगे। विनीता और नैना के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर की जगह पर सरकारी शौचालय बनवा लेती है। शौचालय बन जाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर शौचालय के पोर्ट को बंद कर देती हैं और सीट को पूरी तरह से ढक देती है और उसी शौचालय को अपना छोटा सा घर बना लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद पिंकी अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। माँ जी, हमारी पिंकी कितनी बड़ी हो गई है। आज 10 साल बाद देख रही हूँ अपनी पोती को। अपनी पोती को देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पर पिंकी बेटा, तेरे साथ ये लोग कौन है? माँ, दादी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, पर इन्हें फिर भी मेरा घर देखने के लिए आना था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। आंटी जी और दादी जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए हमने पिंकी से कहा कि वो हमें अपने गांव ले चले ताकि हम सब मिलकर आपकी मदद कर सके। आप लोगों ने बहुत गरीबी झेली है और बहुत दिन रह लिया इस टॉयलेट में। अब आप लोग के पास भी अपना खुद का मकान होगा। सरकार ने कई सारी पेंशन भी निकाली है। ये पेंशन क्या होती है बेटा? और वाला सरकार हमें घर बनाकर क्यों देगी? हमें क्या करना होगा अपने घर के लिए? माँ, दादी, अब आप दोनों को कुछ नहीं करना, जो करना है अब मुझे करना है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको आपका हक दिलवाऊंगी। आखिर शहर में मैंने पढ़ाई करी है और मुझे सब पता है कि किस तरह से सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और उनका लाभ हम गरीबों को कैसे मिल सकता है। हाँ आंटी, बस आपको हमारे साथ सरकारी दफ्तर तक चलना होगा। वहाँ हम एक फॉर्म भरेंगे, उस पर आप दोनों के अंगूठे लगेंगे, फिर बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। हाँ दादी, अब हमारा खुद का घर बन जाएगा। तब आप दोनों आराम से रहना इस घर में और मैं शहर में नौकरी करूंगी और कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगी और बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत देख ली हमने गरीबी और बहुत साल बिता लिए आप दोनों ने इस शौचालय में। सुन रही है ना नैना बहू, बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। अब हम इस गरीब सास बहू को ज्यादा दिन तक इस शौचालय में नहीं रहना होगा। एक बार फिर से हमारा खुद का घर होगा, जैसे
जैसे शिव ने हमारे लिए घर बनाया था, उसी तरह अब उसकी बेटी भी हमें घर बना कर देगी। जिसके बाद पिंकी और उसके दोस्त उसकी दादी माँ और उसकी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उनकी इस अपील को सरकार तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद सरकार विधवा और गरीब सास बहू को पेंशन और कुछ पैसे देते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू मिलकर अपना छोटा सा घर बनवाती हैं और बहुत जल्द पिंकी भी शहर में नौकरी करने लगती है। जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी बीवी आरती के साथ रहा करता था। आरती और अर्जुन की अभी अभी नई शादी हुई थी। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने के साथ ही उसकी रेलवे में नौकरी लगी थी। आज अर्जुन का काम पर पहला दिन था। अर्जुन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी वहाँ आरती आती है और अर्जुन से बोलती है, भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो, आप दिन दुगनी और रात चौगनी कमाओ। आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये लॉकेट पहन कर जाएं। क्या आरती तुम भी? अरे मैं ट्रेन चलाने के लिए जा रहा हूँ, किसी जंग पर नहीं जा रहा और हमें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो बोलना है बोल लो। आपको नहीं पता, लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इतनी मुश्किलों से आपको नौकरी मिली है और आज आपका काम का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी की बुरी नजर लगे। और ये माता का लॉकेट है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और इस लॉकेट को पहनकर सोचना कि हर पल आपकी आरती आपके साथ है। जिसके बाद अर्जुन अपने काम के लिए निकल जाता है। अर्जुन का पहला दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द उसकी पोस्ट भी बढ़ जाती है और अब अर्जुन को नाइट शिफ्ट मिलती है। जैसे ही अर्जुन की नाइट शिफ्ट का काम मिलता है, अर्जुन घर पर आकर ये बात आरती को बताता है। जिसके बाद आरती अर्जुन से बोलती है, क्या नाइट शिफ्ट? डे शिफ्ट के लिए बोलिए ना, क्या पता आपको फिर से डे शिफ्ट मिल जाए। आरती तुम बेकार में परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, काम के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ध्यान से जाना और अपना ख्याल भी रखना। इतना बोलकर अर्जुन अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। आज नाइट शिफ्ट में अर्जुन का पहला दिन था और उसे आज नए रूट पर ट्रेन चलानी थी। अर्जुन अपने काम के लिए बहुत उत्सुक था और वह अपनी ट्रेन लेकर आजमगढ़ नाम के गांव के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वह किसी स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकता है। उसके बाद फिर से अपनी ट्रेन चालू करता है। थोड़ी आगे अर्जुन ट्रेन लेकर चलता ही है कि उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आगे की पटरी पर सिग्नल खाली नहीं है, जिस वजह से उसे अपनी ट्रेन को एक सुनसान जंगलों से घिरे रास्ते पर ट्रेन रोकनी पड़ती है। ट्रेन रोकने के बाद अर्जुन अपनी बीवी को फोन करता है। तुम ठीक हो ना? घर में अकेले डर तो नहीं लग रहा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी आपने मुझे फोन किया, आप फ्री है क्या? हाँ आगे सिग्नल खाली नहीं है। जब तक मैं ट्रेन पटरी से नहीं चली जाती तब तक मैं ट्रेन नहीं चला सकता। अच्छा सुनो, सिग्नल मिल चुका है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन फोन रख देता है और अपनी ट्रेन चालू करने लग जाता है। अर्जुन ट्रेन चालू करने से पहले ट्रेन की लाइट जलाता है और देखता है कि उसकी ट्रेन के आगे पटरी पर कोई खड़ा है। ये देखकर अर्जुन ट्रेन के हॉर्न को बजाना शुरू कर देता है, पर ट्रेन के सामने से वो साया नहीं हटता। जिसके बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने इंजन के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देता है, हाँ भाई, जो भी हो हट जाओ, मैं अपनी ट्रेन चालू करने जा रहा हूँ। अगर ट्रेन एक बार चल गई तो इस पटरी पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अर्जुन के बार बार बोलने पर भी वो साया अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जिसके बाद अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ट्रेन से उतरकर उस साए की ओर जाता है। रात का समय होता है और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी। इस वजह से अर्जुन को नहीं पता चल पाता कि वो साया किसका है। पर जब अर्जुन उसके पास आता है तो उसे दिखाई देता है कि पटरी पर कोई औरत सफेद साड़ी में बैठी है। जिसके बाद अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल में करके बोलता है, बहन जी, आप कौन है? क्या आप मरना चाहती हैं? आपको मरने के लिए कोई दूसरी ट्रेन दिखाई नहीं दी जो आप मेरी ट्रेन के सामने आ गई हो? आपको पता नहीं है क्या, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है। मैं कब से आपको हटने के लिए कह रहा हूँ।
आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अर्जुन की आवाज सुनकर वो औरत उठकर खड़ी हो जाती है। असल में अर्जुन जिसे औरत समझ रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि चील चुड़ैल थी, जो अपना रूप बदलकर उस पटरी पर रुकने वाले लोगों को मारा करती थी। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन जब उस चुड़ैल को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर धीरे धीरे चलने लगती है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की ओर भागता है, जहां वो देखता है कि उसके साथी उसको आवाज लगा रहे हैं। अर्जुन, हमने ट्रेन चालू कर दी है, तू जल्दी से ट्रेन में चढ़ जा, वरना ये रूप बदलने वाली चील चुड़ैल तुझे भी मार डालेगी। ये एक चील चुड़ैल है जो इस पटरी पर ही रहती है। इस पटरी पर रुकने वाले हर ट्रेन को ये चुड़ैल अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उसकी मौत एक हादसे में इसी पटरी पर हुई थी। बस तभी से ये चुड़ैल यहाँ पर रुकने वाली हर ट्रेन को अपना शिकार बनाती है। सुनने में तो ये भी आया है कि इस चुड़ैल की मौत भी इसी पटरी पर लिखी है, परंतु तब जब कोई मनुष्य इसके चंगुल से बच जाएगा और वो अपनी ट्रेन से इसको टक्कर मार कर जाएगा। और हमें लगता है अर्जुन वो इंसान तुम हो, इसलिए जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के पैरों की स्पीड बढ़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही उसे अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करती है, चुड़ैल को एक जोरदार झटका लगता है और वो उसी पटरी पर गिर जाती है, जिसके बाद अर्जुन जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन उस चुड़ैल को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद अर्जुन के साथी अर्जुन से बोलते हैं, दोस्त, लगता है भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर किसी इंसान को अपने चंगुल में पकड़ा हो और वह उसके चंगुल से बच गया हो। तभी अर्जुन अपने गले पर हाथ रखकर भगवान को शुक्रिया करता है और वो देखता है कि उसके गले में भगवान जी का लॉकेट है, जो कि उसकी बीवी ने उसे दिया था। जिसके बाद वो अपनी बीवी और भगवान दोनों को धन्यवाद करता है।